हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़ लीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न है। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों, प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? ये आपका इंडियन प्लेट दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा था। करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। हमारा इंडियन प्लेट उत्तर की दिशा में खिसकने लगी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व में ही रह गया। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। हिमालय की उत्पत्ति और मैदानों का उत्पत्ति, नदियों का उद्गमन, भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भू वैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंततः क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षण पर आधारित हैं। पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटिफटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट है। मेघालय और कर्बी एंगलोंग पठार को किससे अलग करता है? छोटा नागपुर से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत में इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है जैसे अरावली राजस्थान में, नल्ला माला, ये कहाँ है आपका? नल्ला माला हो गया आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में है। जावदी कहाँ है? तमिलनाडु में है। वेलिकोंडा
वेलिकोंडा कहाँ है आपका? वेलिकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। और पालकोंडा, पालकोंडा भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सरेनी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि यहाँ की नदियाँ घाटी उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये पूछा जाता है। उत्तर पूर्व घाटी का सबसे ऊंचा चोटी का सबसे ऊंचा चोटी है, ये पूछा गया प्रश्न है। ये कहाँ है आपका? तो उड़ीसा में है। क्या आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं? करिएगा आप लोग। पूरब की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है। महानदी गोदावरी कृष्णा ये कहाँ गिरेगी आपका? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्लभ और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप इनमें बल भ्रंश और छेप थ्रस्ट बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। गार्ज भी आकार, घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, छिप्रिकाएँ का मतलब क्या हो जाएगा? छिप्रिकाएँ आपका हो गया नदियों की बहुत सारी शाखाएँ, बहुत सारी शाखाएँ। ये आपका नदी हो गया, तो ये आपका हो गया बहुत सारे शाखाएँ, छिप्रिकाएँ इसको बोलते हैं। वह जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। ये आपका दिखाया गया है गार्ज। गार्ज किसको कहते हैं? दो पर्वत के बीच नदी का बहना, नदी का बहना। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां व महाखड्ड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा-फटा पठार है जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जाता है: उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। टोटल 6 ये पूछा जाता है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें वृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां
पूरब पश्चिम दिशा में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बता सकते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग देखते हैं, एक मिनट। ये आपका मैप इम्पोर्टेंट है। ये आपका पामीर ग्रंथि, इसको हम लोग कहेंगे विश्व का छत। विश्व का छत है। इसका कितना किलोमीटर है? लगभग 5 किलोमीटर। और ये आपका हिंदू कुश हो गया। ये सुलेमान श्रेणी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ये आपका क्रम वाइज पूछा जाता है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब आकर के सिंधु नदी में मिलती है। ये आपका ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा है? तो कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। लास्ट में आपका शिवालिक हो गया। और ये आपका हो गया कैलाश श्रेणी को दिखाया। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये आपका एवरेस्ट पर्वत को दिखाया गया है। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। ये सांगपो नदी कहाँ से निकलता है? तो ये आपका मानसरोवर तिब्बत से निकलता है। और ये आपका नामचा बरवा के पास से ये आपका ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आती हुई यहाँ बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये मैंने डिटेल्स में बताया है 9th क्लास में। गारो खासी जयंतिया आपका मेघालय। ये आपका पटकाई बूम हो गया, नागा श्रेणी हो गया और मिजो श्रेणी हो गया। ये आपका अरावली श्रेणी को दिखाया गया है। ये गिर श्रेणी आपका गुजरात में हो गया। ये पूछा जाता है विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण साइड में तापी नदी है, ये पूछा जाता है। और ये नर्मदा नदी, तापी नदी कहाँ जाता है? तो अरब सागर में गिरता है। और ये आपका हो गया महादेव पहाड़ियाँ हो गया। ये अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सोन नदी हो गया। ये महानदी आपका उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। ये महेंद्रगिरी उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटियां होगी, ये आपका उड़ीसा में है। ये म्यांमार 4 स्टेट से लगता है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। और क्या है? आपका कोंकण तट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, मालाबार तट हो गया केरल में, लक्षद्वीप समूह, टोटल 36 द्वीपों का समूह हो गया। ये आपका कोरोमंडल तट हो गया। ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अनाईमुड़ी आपका तमिलनाडु में। ये कार्डमन पहाड़ियाँ। और ये जो 2 नदियां हैं एस्चुरी बनाती है आपका, नर्मदा और तापी जो अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी बनाती है। ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका हिमालय को दिखाया गया है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूरब से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं।
भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे दो भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। बांगर मतलब पुराना और ये आपका खादर नया। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देते हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाती है जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की पौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालूरोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालूरोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती है। ये आपको उत्तरी मैदान को दिखाया गया है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है जैसे सुंदरवन डेल्टा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्रा नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। इस तरह ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार मतलब त्रिभुज आकार वाला कटा-फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ गुजरात और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। ये पूछा जाता है ये पठार कहाँ है आपका प्रायद्वीपीय पठार में। और ये भी पूछा जाता है ये मेघालय का भी पठार आपका प्रायद्वीपीय पठार में है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों से एक है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूरब को कम होती चली जाती है जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियाँ के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिर जाती है। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूरब की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टार ब्लॉक, पर्वत भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल है जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग के मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निम्नजन भ्रंश तथा
विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। इस प्रकार के उत्तरी पश्चिम भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना खड्ड इसके उदाहरण है। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्व पठार। दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। ये पूछा जाता है। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र में सह्याद्री ये पूछा जाता है और ये नीलगिरी। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत हैं। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ये पूछा जाता है आपका। अनाईमुडी पहला हो गया, सबसे ऊंचा है पश्चिमी घाट के लिए, और ये कहाँ है तो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। और दूसरा कौन सा है? डोडा बेट्टा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ: जावदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा, ये आपका जावदी हो गया तमिलनाडु, पालकोंडा हो गया आपका आंध्र प्रदेश, नल्ला मल्ला हो गया आपका आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, और महेंद्रगिरी कहाँ हो गया? उड़ीसा हो गया। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियाँ में आपस में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गया आपका तमिलनाडु प्लस केरल, थोड़ा बहुत कर्नाटका में भी। ये पूछा गया प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। ये आपका ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पर मिलता है नीलगिरी पहाड़ियाँ, और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। एक और पूछा जाता है सेवराय। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है तो तमिलनाडु में है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका महेंद्रगिरी है, ये भी पूछा जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मध्य उच्च भूभाग, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट प्रकार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन का पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हुए हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्व पठार, वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह लगभग
यह अलग हो चुका है। यह आपका भ्रंश घाटी, इसके बीच वाला पार्ट। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया है। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेघालय में क्या होता है, यहाँ पर महिला प्रधान है। महिला प्रधान है मतलब कि यहाँ पर लड़का ससुराल जाता है, लड़का ससुराल जाता है। भारतीय मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसी पुष्टि अकाल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियाँ, ये आपको दिखाया गया भारतीय मरुस्थल को। बालू के टिब्बे को प्रकार को पहचाने, ये आपका बालू का टिब्बा, ये वाला पार्ट, ये बालू का टिब्बा। भौतिक अपक्ष और पवन की क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान दक्षिण भाग में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है: सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिण भाग। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती है। इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिसके नमक बनाया जाता है। नमक किसे बनाया जाता है? तो पलाया नदियों से। और ये पलाया कैसे होगा? जैसे कि क्या कहते हैं, हवा से बालू उड़ने के कारण ये गड्ढानुमा बन जाते हैं, तो यहाँ पर पानी जमा रहता है, इसी को पलाया कहते हैं। तटीय मैदान, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मंझगांव, JLN नवाह सेवा, मारमागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। ये पूछा जाता है आपका, कांडला कहाँ पर है आपका? ये आपका ज्वारीय है, ज्वारीय बंदरगाह है। ये कहाँ है? गुजरात में है। मंझगांव कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। और JL नवासोवा कहाँ है आपका? ये आपका भी महाराष्ट्र में है। और गाँव कहाँ है? तो गोवा में है। और ये मैंगलोर आपका कर्नाटका में है। कोचीन आपका केरला में है।
उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तट मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। ये आपका पश्चिम में क्या क्या हो जाएगा, पूछा जाता है। कोंकण, कोंकण में क्या क्या हो जाएगा, मुंबई, मुंबई टू गोवा, और मालाबार, मालाबार हो जाएगा केरल। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े होते जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। ये पूछा गया है, कौन सा कयाल में किया जाता है, पुन्नामदा, और कहाँ, केरल में। ये तटीय मैदान को दिखाया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूरब की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम बताएं। कौन कौन सा है आपका, चेन्नई हो गया। चेन्नई कौन सा है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। और कौन सा है, विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। और कोलकाता, कोलकाता, पारादीप, पारादीप ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। द्वीप समूह, भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह का लगभग 572 द्वीप है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूरब से 94 डिग्री पूरब के बीच स्थित है। रीची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थरों और गुलासमों से बना है। जीवंत मतलब हो गया सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी एक ही है, बैरन। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीपों पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया। क्या आप इस आपदा का नाम बता सकते हैं और इससे प्रभावित बाकी क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं? ये आपका आया था 2004 में। इसका नाम क्या था? सुनामी। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान, ये पूछा जाता है, सैंडल उत्तरी अंडमान में 738 मीटर, माउंट डियोवोली मध्य अंडमान में 515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान और माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 80 नहीं 8 डिग्री, 8 डिग्री से 12 उत्तर और 71 डिग्री पूरब से 74 डिग्री पूरब के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। 11 पर मानव आवास और 36 द्वीप समूह लक्षद्वीप में। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में
अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुटिकाएँ, सिंगिल गोलास्मियाएँ तथा गोलास्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। एक द्वीप को दिखाया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ पर है? तो साउथ अंडमान में है। और आपका 8 डिग्री चैनल किससे किससे लगा है? तो मालदीव और मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावारत्ती। 10 डिग्री हो जाएगा आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार मध्य। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां श्रृंखला में स्थित है? मलाई का क्या हो जाएगा? अनाई मुडी। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा शेयर और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।